और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एलएनजेपी अस्पताल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और साथ ही उनसे बातचीत कर रहे हैं। उन्हें आश्वासन एक तरह से यहां पर वो दे रहे हैं कि जो भी दोषी हैं यहां पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उस वक्त क्या कुछ हुआ ये भी प्रधानमंत्री इन घायलों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 दिनों के भूटान के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे हैं और सीधे एलएनजेपी अस्पताल वो पहुंचे हैं और यहां पर घायलों से मुलाकात वो कर रहे हैं। भूटान में भी उन्होंने जब अपना वक्तव्य दिया था तो कहा था कि बहुत भारी मन से वो यहां पहुंचे हैं क्योंकि दिल्ली को दहलाया गया है और उन्होंने कहा था कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, प्रधानमंत्री भूटान से लौटकर सीधे यहां पर अस्पताल पहुंचे दिल्ली धमाकों के घायलों से उनका हालचाल लेने के लिए। तो विकास से हम जुड़ेंगे, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर हम घायलों को भी देख सकते हैं। ये वो घायल हैं दिल्ली के धमाके में 10 नवंबर की शाम जो 6:52 पर धमाका हुआ लाल किले के पास, उसमें घायल हुए उस धमाके में और 20 से ज्यादा लोग यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। 9 लोगों की इस धमाके में जान चली गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटे हैं और सीधे यहाँ पर इन घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम एजेंसियां हर पहलू से इस धमाके की जांच कर रही हैं और इसकी तह तक यहाँ पर पहुंचा जाएगा। कई लोगों को एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारियों का दौर एक तरह से चल पड़ा है। आज सीसीएस की अहम बैठक भी यहाँ पर हुई है और भूटान से लौटते ही प्रधानमंत्री अब यहाँ पर एक्शन में नजर आ रहे हैं। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, भूटान से लौटते ही एक्शन में है पीएम, सीधे घायलों से मुलाकात करने एलएनजेपी अस्पताल पहुंच गए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एलएनजेपी के अस्पताल के आईसीयू में पहुंचे, जहां पर जो तमाम विक्टिम हैं, जो घायल हैं, वो यहाँ पर भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कई को माइनर चोटें हैं, लेकिन उनको इलाज के लिए अभी भी एलएनजेपी के हॉस्पिटल में रखा गया है। और तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री उनसे नज़दीक से जाके बात कर रहे हैं। जिनको बोलने में तकलीफ़ हो रही है उनके करीब जाकर एकदम उनके कान के पास, अपने मुंह के पास अपने कान ले जाकर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे उनकी तबीयत के बारे में हालचाल पूछा। उन्होंने उन हालात के बारे में पूछा जब ये धमाका हुआ था वो कहाँ थे और किस तरह से उनको चोट लगी और वहाँ पर क्या मंजर था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटने के बाद सबसे पहले उन्होंने एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी अस्पताल का रुख किया और वहाँ पर घायलों से मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की, डॉक्टरों से उनके इलाज के बारे में भी जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने खुद कल भूटान में कहा था कि वो बेहद भारी मन से यहाँ पर आए क्योंकि उनको एक वायदा निभाना था जो उन्होंने भूटान के किंग के साथ किया था कि इस कार्यक्रम में वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, उनका दौरा खत्म हुआ, दिल्ली लौटे और एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी अस्पताल का रुख किया है। आपको बता दें, इससे पहले जब धमाका हुआ था तब गृह मंत्री अमित शाह भी हॉस्पिटल सबसे पहले पहुंचे थे। उन्होंने वहाँ पर डॉक्टरों से बात की थी, घायलों से मुलाकात की थी और अब प्रधानमंत्री जब उस समय नहीं थे यहाँ पर, वे लौट कर आए हैं। उन्होंने सबसे पहले उन लोगों से, उन घायलों से मुलाकात की है जो अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल विकास, और यहाँ पर सीधे तौर पर षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये संदेश प्रधानमंत्री ने भूटान से ही दे दिया था और आज सीसीएस की अहम बैठक भी हुई है। विकास, हम जानते हैं कि जिसमें तमाम बड़े अधिकारी जो हैं सुरक्षा एजेंसियों के वो मौजूद थे और ऐसे में कई अहम फैसले जो हैं आगे वो भी हमें सुनने को मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सीसीएस की बैठक होनी है। लगातार गृह मंत्री अमित शाह भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। देश भर में अलग अलग जगहों पर तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, अलग अलग राज्यों की पुलिस, एनआईए छापेमारी कर रही है। आतंकी संगठनों के संदिग्धों को लगातार हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जब ये खुलासा हो रहा है कि 2900 किलो नाइट्रेट के साथ ही देश में एक बड़ी साजिश थी आतंक के साथ दहलाने की, तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सिक्योरिटी एजेंसी इस पर मुस्तैदी से काम करें। एक क्रैकडाउन हो चुका है, लेकिन अब जो बचे हुए संदिग्ध हैं उनको हिरासत में लेना, उनको गिरफ्तार करना और एक बड़ी साजिश को नेस्तनाबूद करना भी बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री खुद लगातार इस दौरान वो सिक्योरिटी एजेंसीज के चीफ के साथ संपर्क में रहे, उनसे हालात के बारे में जानकारी लेते रहे, उनकी एजेंसी के काम करने और उनके अपडेट्स भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लेते रहे हैं। और अब जब वे यहाँ पर देश में लौट चुके हैं तो वो एक्शन में आ गए हैं। सबसे पहले घायलों से मुलाकात की है। सीसीएस की बैठक भी होनी है। सीसीएस की बैठक में बड़े फैसले लिए जाते हैं सुरक्षा और सामरिक स्तर के, और जब ऐसे में इस
पूरे धमाके के तार जो है जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के उच्च स्तर पर कुछ बड़े फैसले ज़रूर लिए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और सरकार की एक घोषित नीति है, और घोषित नीति ये है कि जब भी देश में कोई हमला होगा, आतंकी हमला होगा और उसके तार अगर विदेश से जुड़ेंगे, उसमें अगर बड़ी साजिश होगी, तो फिर उसका माकूल जवाब भी दिया जाएगा और उसे देश पर हमले के तौर पर लिया जाएगा। और इसी एक्शन को अपने बयान में भी उन्होंने जता दिया था कि जो भी दोषी होंगे इस धमाके के, उनको बख्शा नहीं जाएगा, और उनके आकाओं को भी बख्शने के मूड में सरकार बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। और जो भी प्रधानमंत्री ने विकास यहाँ पर कहा है, जो भी उनके वक्तव्य में उन्होंने एक तरह से वादा किया है देश की जनता से कि बख्शा नहीं जाएगा, और वो जमीन पर एक्शन भी अब नजर आ रहा है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में हम देख रहे हैं कि लगातार छापेमारी यहाँ पर की जा रही है, क्रैकडाउन एक तरह से किया जा रहा है, तमाम उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है जो इस धमाके से जुड़ी हुई हो सकती है। जी हाँ, बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, देश की सुरक्षा के लिहाज से मोदी सरकार बनने के बाद से देश में जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर आतंकी कार्रवाइयाँ, आतंकी हमले जो है रुक गए थे और लगातार सिक्योरिटी एजेंसियाँ भी मुस्तैद रहती थी। लेकिन जब लगातार आतंक के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तो उसमें एक छोटी सी चूक भी हुई। जब फरीदाबाद का क्रैकडाउन हुआ और अल फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया, उनसे बड़ा सीजर 2900 किलो नाइट्रेट, AK-56 और पिस्टल बरामद की गई, तो देश भर के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी चल रही थी। उसी में डॉक्टर और आतंकी उमर मोहम्मद बच निकला और उसी ने इसी धमाके को अंजाम दिया। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि उसने पैनिक में आके इस धमाके को अंजाम दे दिया और संभवतः ये गलती से भी हुआ धमाका हो सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में भी ये धमाका नहीं होना चाहिए था और भविष्य में ऐसा धमाका ना हो, इसकी भी 100% गारंटी सुरक्षा एजेंसियों को ही लेनी होती है। और इस सिलसिले में लगातार कार्रवाइयों का दौर देश भर में चल रहा है। बिल्कुल विकास, और हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब LNJP अस्पताल पहुंचे तो एक एक घायल से वो यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें एक के बाद एक जब सामने आ रही है। यहाँ पर महिला भी घायल हुई हैं, पुरुष भी घायल हुए हैं, कुछ उम्रदराज लोग जो हैं वो भी यहाँ पर घायल हुए हैं, और तमाम लोगों से एक एक व्यक्ति से वो अलग मिलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए बहुत करीब से उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आए, क्योंकि बहुत सारे घायल ऐसे हैं जिनको बोलने में भी तकलीफ है, वो अभी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और वो अभी ऐसे हालात में नहीं है। बहुत सारे मरीज जो अपने दिल की बता भी बता पाएँ, तो वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही संजीदगी से उनसे मुलाकात करते नज़र आए, उनका हालचाल लेते नज़र आए, डॉक्टर से उनके इलाज के बारे में उन्होंने जानकारी ली, किस तरह की चोटें उनको पहुंची हैं ये सब भी उनसे समझा, ढांढस बंधाया। उनके परिजनों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मुलाकात की है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का LNJP अस्पताल पहुंचना एक तरह से मरहम की तरह उन घायलों के लिए होगा जो इलाज तो ले रहे हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति जब उनके पास पहुँचता है तो निश्चित रूप से उनको एक ढांढस मिलता है, और ये ढांढस बेहद ज़रूरी हो जाता है ऐसे मौक़ों पर जब देश में आतंकी हमले लगभग बंद हो चुके थे। जम्मू कश्मीर को एक छोड़ दिया जाए तो देश भर में आतंकी हमले लगभग रुक से गए थे, और जब ये हमला अंजाम पहुंचा है तो इसका दुख जो है प्रधानमंत्री को भी है, और इस बात का बयान उन्होंने भूटान में अपनी स्पीच में भी किया था। बिल्कुल विकास, और एक तरह से जो बात आपने कही कि जिन घायलों से प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक मरहम की तरह उनके लिए है, और एक मरहम अब उन लोगों को भी चाहिए जिन लोगों ने यहाँ पर इस धमाके में अपनों को खो दिया है, और वो मरहम तभी लगेगा जब इस तरह के बड़े धमाके में जब बड़ी कार्रवाई करते हुए हमारी एजेंसियां नजर आएंगी, एक्शन लेती हुई नजर आएंगी। और जैसे कि आपने जिक्र किया, ये बात अभी भी हम जानते हैं कि जो भी देश के खिलाफ कोई साजिश रचेगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है, ये भी सरकार की तरफ से साफ किया जा चुका है पहले ही। जी हाँ, बिल्कुल, और देखिए इसके तार भी अब धीरे धीरे जो हैं वो कड़ियाँ जुड़ने लगी हैं। अब खबर आई है कि जो आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद था और डॉक्टर मुजम्मिल, ये दोनों ने तुर्की का दौरा किया था, और तुर्की के दौरे के दौरान इनकी जैश के हैंडलर के साथ मुलाकात भी हुई थी। डॉक्टर शाहीन जो है वो जैश ए मोहम्मद की जो महिला विंग है, वो जमात उल मुमातान का भी इंडिया हेड थी, और ऐसी सूरत में इसके तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। तुर्की जाना, जैश के हैंडलर से मुलाकात करना, डॉक्टर शाहीन का जमायत उलेमा जैश ए मोहम्मद की महिला विंग का भारत का प्रमुख होना,
डॉक्टर्स के एक नेटवर्क को खड़ा करना, जिन पर सबसे ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं, जो इलाज के लिए जाते हैं, जिन लोगों को देवदूत कहा जाता है, जो जान बचाने के पेशे से जुड़े हुए हैं, वो जान लेने के पेशे में आ गए, ये बहुत ही शॉकिंग है। और एक दो नहीं, यहाँ पर पूरे 1 दर्जन से ज़्यादा जो है डॉक्टर वो अभी तक या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या हिरासत में हैं, और 15 से ज़्यादा डॉक्टर अभी भी एजेंसीज के रडार पर हैं। इनका नेटवर्क कितना बड़ा था, कहाँ तक फैला था, इसकी कड़ियाँ जोड़ने में लगातार एजेंसियाँ पूरे देश में छापेमारी कर रही हैं। और यही जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की कि कोई भी होगा इस मॉड्यूल से जुड़ा हो, चाहे फरीदाबाद का मॉड्यूल हो या फिर किसी भी आतंकी नेटवर्क का मॉड्यूल हो, उसको खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की, एजेंसियों की है। और उसी के तहत देश भर में ये कार्रवाई भी चल रही है। बिल्कुल मुकेश और विकास, इस तरह से आपने कहा यहाँ पर कि ये जो साजिश है ये डॉक्टर जैसे लोग जो है वो यहाँ पर कर रहे थे, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। और ये साजिश बहुत लंबे समय से चल रही थी। यहाँ पर 26 जनवरी और इसके अलावा दिवाली, इन त्योहारों पर ये धमाका करने की कोशिश कर रहे थे, बड़ी साजिश को रच रहे थे। और इसके अलावा लाल किले, इंडिया गेट जैसी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वो भी इनके निशाने पर थे। जी हाँ, देखिए साजिश बहुत बड़ी थी और लाल किले की रेकी हो चुकी थी, कनॉट प्लेस की रेकी हो चुकी थी, दिल्ली के अलग अलग ठिकानों की रेकी हो चुकी थी। और उसमें खुद डॉक्टर मुजम्मल और डॉक्टर उमर मोहम्मद शामिल था। इनका हैंडलर जैश का था, जो पाकिस्तान में निश्चित रूप से बैठा होगा। जैश का मुख्यालय पाकिस्तान में है। लगातार ये अपने नेटवर्क को विस्तार दे रहे थे। गुजरात से जो डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है वो जहर देकर, प्रसाद में और खाने की चीज़ों में जहर देकर एक बड़ी जिसको कहते हैं नरसंहार को अंजाम देना चाहता था, लेकिन गुजरात एटीएस ने उसको समय रहते पकड़ा। और उसके बाद वो नेटवर्क जो है कश्मीर से जुड़ा, इसके बाद फरीदाबाद के अल फलेह यूनिवर्सिटी से जुड़ा। अब इसके तार जो है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक फैल चुके हैं। हैदराबाद में भी जो गुजरात में डॉक्टर गिरफ्तार हुआ, जो जहर देकर बड़े नरसंहार को अंजाम देना चाहता था, उस सिलसिले में गुजरात एटीएस ने हैदराबाद में भी आज छापेमारी की है। तो नेटवर्क बहुत बड़ा है। पाकिस्तान से सीधे तौर पर इसके तार जुड़ रहे हैं। तुर्की में जाकर आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर और मुजम्मिल मुलाकात करते हैं। इनका नेटवर्क को बस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और तब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब इस तरह के सफ़ेद पोश काम करने वाले लोग इस नेटवर्क से जुड़ जाएं, तो भरोसा ही एक तरह से उठ जाता है। और इस भरोसे को कायम करने की जिम्मेदारी, इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी अब एजेंसियों के कंधे पर है। बिल्कुल विकास, तो तस्वीरें हम यहाँ पर अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं। दिल्ली बम धमाके के घायलों से यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति से प्रधानमंत्री यहाँ पर निजी तौर पर बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। ये जानने की एक तरह से विकास यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि उस वक्त वो वहां पर क्या कर रहे थे, जब ये धमाका हुआ तो क्या वो अनुभव था, क्या इस वक्त उनकी मना स्थिति है, सब कुछ प्रधानमंत्री उनसे बातचीत के जरिए जानने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जी विकास, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय में जब लोग एक ट्रॉमा से गुजर रहे हों और परिवार के उनके सदस्य साथ हैं, बेहतरीन इलाज उनको हॉस्पिटल में देने की कोशिश की जा रही है। देश उनके साथ खड़ा हुआ है, उन घायलों के साथ खड़ा हुआ है, उन मृतकों के परिजनों के साथ खड़ा हुआ है जिन्होंने अपने को खो दिया है। और वहाँ पर देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब पहुँचता है तो जाहिर तौर पर उनको और ज़्यादा ढांढस मिलता है, उनके जो जख्म है उनको मरहम मिलता है। और ये मरहम उस दवाई से ज़्यादा कारगर होता है जो भावनाओं के जरिए प्रेषित किया जाता है, भावनाओं के जरिए उन तक पहुंचाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचकर इन घायलों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश उनके साथ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री खुद वहां पर उनका हालचाल जानने आए हैं, तो उनके जख्मों को भरने में ज़रूर मदद मिलेगी। और ये जो मनोवैज्ञानिक मरहम है उसका फ़ायदा ज़रूर इन घायलों को होगा, उनका ट्रॉमा ज़रूर कम होगा, क्योंकि उनको ढांढस मिलेगा कि देश का सर्वोच्च व्यक्ति उनके हालचाल लेने के लिए आया है। आतंक की जो साजिश रची गई थी देश को दहलाने की, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी है। उसका एक हिस्सा ही दिल्ली के धमाके के साथ खुला है, या उससे पहले फरीदाबाद मॉड्यूल के नेटवर्क को ध्वस्त करने के साथ खुला है। लेकिन ये जो साजिश थी, ये जो नेटवर्क था, ये बहुत बड़ा है। इसके तार देश के अलग अलग कोने में बिखरे हुए हैं और इसलिए जांच एजेंसियों के जरिए इनको ट्रैक डाउन करने और क्रैक डाउन करने की लगातार कोशिश की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री अगर एक तरफ घायलों से मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ वो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के प्रमुखों से, मुखिया से भी लगातार अपडेट ले रहे हैं, उनसे इस
ऑपरेशन से जुड़े हुए बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कड़ियों से कड़ियां जोड़ने की कोशिश हो रही है। और इसी का नतीजा है कि पिछले 24 घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी भी की जा रही है। बिल्कुल विकास, और यहाँ पर ये देखना भी बहुत अहम होगा कि आज की कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की जो बैठक होने जा रही है, जो सीसीएस की बैठक होगी, उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाता है। विकास, कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा, क्या कुछ जानकारी सीसीएस की बैठक को लेकर मिल रही है इस वक्त? आप अपना सवाल दोहराएंगे, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। जी, सीसीएस की बैठक को लेकर क्या कुछ डिटेल्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं, कौन कौन इसमें शामिल होगा? ये देखिए, सीसीएस की बैठक जो है वो कैबिनेट की बैठक से पहले होगी। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री, देश के वित्त मंत्री इसका हिस्सा होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसका हिस्सा होते हैं। अगर सेनाओं के चीफ को बुलाया जाता है तो वो भी उसका एक्सटेंडेड सीसीएस होती है, उसका हिस्सा होते हैं। देश के विदेश मंत्री भी इसका हिस्सा होते हैं। हालांकि देश के विदेश मंत्री इस समय कनाडा के दौरे पर हैं तो वो इसमें ज़रूर शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन दिल्ली बम धमाके के बाद सीसीएस की बैठक, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बेहद अहम हो जाती है।